ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। पहले आप समझिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी वर्तमान काल का परफेक्ट कंटिन्यूअस, काम पूरा हो गया है और चल रहा है, ये क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह चीज़ है, वो वाक्य ऐसी चीज़ है जो काम, जैसे मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का काम पहले से शुरू हो गया है, परफेक्ट हो गया, यानी शुरू हुआ है। लेकिन कंटिन्यूअस क्या, चालू है काम पढ़ने का। 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, कहने वाक्य से ही पता चल रहा है कि ये जो काम है पहले से शुरू हुआ है और अभी चल रहा है। यानी हमारे पढ़ाई का काम जो है मैंने 2 दिन से शुरू किया हुआ है पहले से ही और अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो समझ गए। अब इसकी पहचान समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हैं, रहे, तो समझना चाहिए कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूं, से पढ़ रहा हूं, है ना। तो ये क्या हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। तो नियम समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। जिस वाक्य के अंत में से रहा हूं, से रही है, से रहे हैं आए, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है। तो अब है कि हम पहचान भी गए, तो अब इस टेंस के बनाने का नियम क्या है वो समझेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का नियम, उसी तरह से हम चारों प्रकार के सेंटेंस को पढ़ाएंगे। असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव बोथ, यानी चारों तरह के सेंटेंस के बारे में। जैसे पहले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट के बारे टेंस में बताया हूँ और बताया भी हूँ कि ये जो चारों प्रकार के वाक्य हर एक टेंस में होते हैं। बुक्स में आपको 3 ही प्रकार के दिखाई देगा, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, लेकिन हम चारों का यहाँ वर्णन कर देते हैं ताकि आपको फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। निगेटिव और इंट्रोगेटिव को फिर मिलाने में आपको टाइम वेस्ट न करना पड़े, इसीलिए हम चारों का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब देखिए कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है। इसकी बनाने का नियम क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट के अनुसार एक्जुलरी वर्ब, सहायक क्रिया हैज, हैव आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद हैज, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप बिफोर रहता है यानी आईएनजी फॉर्म होता है, इसके बाद में फॉर ऑब्लिक सिंस का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखा जाता है। और निगेटिव में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑक्सिलरी हैज आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद बिफोर क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सहायक क्रिया हैव आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में बीन आता है, उसके बाद में बिफोर यानी क्रिया का चौथा रूप आता है, एनजी फॉर्म आता है, उसके बाद में सिंस फॉर आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखा जाता है। उसी तरह से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंस यदि एक ही वाक्य में आ जाए तो उसका बनाने का नियम क्या है। इंट्रोगेटिव है ये, सबसे पहले उसका एक्जुलरी हैव आएगा, हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद में बिफोर क्रिया का चौथा रूप आएगा, उसके बाद में फॉर ऑब्लिक सिंस का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो ये चारों तरह के सेंटेंस के बारे में हम पढ़े कि इसके बनाने का नियम क्या है। तो अब फॉर और सिंस का प्रयोग हमने प्रीपोजिशंस, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाया हूँ प्रीपोजिशन का, उसमें अच्छी तरह से आपको बताया हूँ कि फॉर का प्रयोग कहाँ होता है और सिंस का प्रयोग क्या होता है। तो यहाँ पर यही 2 चीज़ों का हम वर्णन करेंगे यहाँ पर कि फॉर का प्रयोग जो है
पीरियड ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय नहीं दिया गया है लेकिन समय दिया गया है। जैसे 2 दिन से, अब कौन सा दिन से पढ़ रहा हूँ ये पता नहीं, लेकिन 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो ये यहाँ फार लगेगा। और जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए क्या हो जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। और आप प्रीपोजिशन चैप्टर को आप वीडियो जो है मेरा अवश्य पढ़िएगा, उसमें फार सिंस का प्रयोग विस्तार पूर्वक बताया हूँ, तो इसको समझ लीजिएगा। तो इसका प्रयोग भी हमने यहाँ पर भी बता दिया हूँ कि फार का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय, निश्चित समय नहीं दिया हो तब किया जाता है, और यदि निश्चित समय दिया गया हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। अब आगे हम इसको पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइप ऑफ सेंटेंस में आ गया। चारों सेंटेंस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बोथ। इसके बाद में उसके चारों के नियम एक साथ लिखा गया है ताकि आपको याद करने में सहूलियत रहेगा। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज, उसके बाद में बीन, उसके बाद में बिफोर, उसके बाद में पास्ट टेंस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। फिर निगेटिव में सेंटेंस में भी सब्जेक्ट आता है, हैज आता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद बिफोर आता है, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फार आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर आता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है सबसे पहले एक्जुलेटिव हैज, हैव आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, इसके बाद बिफोर क्रिया का चौथा रूप आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर आता है। इसके बाद में इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बोथ, यानी प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य रहे तब, तो उसमें क्या होता है, हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सबसे पहले एक्जुलेटिव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद में बीन आता है, उसके बाद में बिफोर आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह रहने पर लिखा जाता है। तो ये चारों प्रकार के सेंटेंस का यहाँ पर बनाने का नियम शॉर्ट में है और आप अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। इसका मतलब सब्जेक्ट हैज है, ये सब्जेक्ट के अनुसार किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, वो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद बीन, उसके बाद में बिफोर, उसके बाद में क्या आएगा, फार सिंस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसको भी आपको समझने में कोई देर असमंजस नहीं होगा, डाउट नहीं होगा कि एस क्या है, एस सब्जेक्ट। तो कहीं कहीं ऑब्जेक्ट पूरा नहीं लिखा हूँ, ओबीजे लिखा हूँ, इसको ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में उसको मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन लिखते हैं, यानी प्रश्नात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य हो तो उसमें भी मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं, प्रश्नात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बाकी असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस में उसको पुरस्कार का ही प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, हम इन चारों प्रकार के वाक्य को वाक्य द्वारा समझेंगे कि आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस है, ये असर्टिव लिखा है, असर्टिव सेंटेंस के उदाहरण है, ये नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण है। तो असर्टिव सेंटेंस में लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट नियम के अनुसार यह है, आई आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, आई आ गया तो आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में बीन आता है, उसके बाद बीन आया है, उसके बाद बिफोर यानी क्रिया का चौथा रूप स्टडिंग, आईएनजी जुड़ गया, स्टडी में आईएनजी आता है, उसके बाद फार सिंस आता है, तो फार आया है, इसके बाद 2 आवर्स ये ऑब्जेक्ट जो समय दिया है वो आ गया है। तो अब जो है आप पूछेंगे कि यहाँ फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, से रहा हूँ आ गया, तो आप समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसमें 2 घंटा, यानी हम ये नहीं समझ, इसमें वाक्य में प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये 2 घंटा से, मतलब मान लीजिए अभी 5 बजा है, तो 5 से 2 घंटा से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटा पहले से पढ़ रहा हूँ, तो 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। यदि यही दिया होता इसमें कि मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो क्या होता, आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर की जगह सिंस हो जाता। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, 3 o'clock हो जाता, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम आ गया वहाँ। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इसी तरह से वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यू हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। अब देखिए यहाँ पर सिंस आ गया, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, कितने बजे से, तो 4 बजे से पढ़ रहा है, इसको निश्चित हो गया कि आप 4 बजे से पढ़ रहे हैं। तो उस दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 days, he has been studying since Monday,
अब डे किस दिन से पढ़ रहे हैं, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, फॉर 2 डेज, मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, फॉर 2 डेज आता है। लेकिन मंडे से पढ़ रहा हूँ, आज मान लीजिए बुधवार है, तो 2 दिन पहले क्या था, सोमवार था, मंडे से पढ़ रहा हूँ, निश्चित है, यानी डे निश्चित हो गया कि सोमवार से, इसलिए सिंस आया है। तो ये सिंस फार का भी प्रयोग यहाँ पर भी आप समझ गए। उसी तरह से निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार नियमानुसार सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में है और हैज का प्रयोग होता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद बिफोर आता है, उसके बाद फार आता है, उसके बाद में अदर वर्ड्स आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर पढ़ लिए कि पहले ही बता दिया हूँ कि आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव। हैज का प्रयोग केवल 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो इसके बनाने का, इस वाक्यों को बनाने का मेरा अभिप्राय, मेरा तात्पर्य, मेरा मीनिंग यही है कि आप किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग होता है उसको समझ सकें। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि समझ गए हों। अब हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों सेंटेंस के बारे में अगले पेज पर पढ़ेंगे। आइए देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी दोनों प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों है, और ये प्रश्नात्मक। तो नियमानुसार क्या था कि यदि वाक्य प्रश्नात्मक हो, ये पहले पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में बीन आता है, उसके बाद में बिफोर यानी क्रिया का चौथा रूप आता है, उसके बाद में फार या सिंस आता है, इसके बाद में अदर वर्ड्स आते हैं। जैसा कि इसमें देखिए, हैव आई बीन स्टडीइंग फॉर 2 डेज, सेंटेंस सेम है, लेकिन इसमें नियम जो है चेंज हो गया है, हैव पहले आ गया, हैव हैज का प्रयोग पहले हुआ। अभी उसी देखिए, हैज ही के साथ में हैज आ गया, हैज ही बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 6 o'clock, अब 6 बजे से गाना गा रही है, तो ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, यहाँ पर सिंस का प्रयोग हो गया। ही जो है 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ में हैज का हैज ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप किसी तरह समझ नहीं सकते, इसका मतलब आप बेकार हैं इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए, इंग्लिश पढ़नी नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो है मैं समझाया हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अब आशा करता हूँ कि बैठ भी गया होगा। अब यदि प्रश्नात्मक और नकारात्मक दोनों वाक्य हैं, तो सबसे पहले क्या है, नियमानुसार ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का आता है, उसके बाद नॉट का आता है, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद 4th फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इसको 4th फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। उसके बाद में फार सिंस का प्रयोग आया है, उसके बाद में अदर वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी में प्रयोग किया गया है। देखिए, हैव यू नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 4 o'clock, जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम आ गया वहाँ सिंस आ गया, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, जहाँ निश्चित समय नहीं दिया गया वहाँ फार का प्रयोग हो गया है। जस्ट आप याद कीजिएगा, सिंस और फार का प्रयोग, ये जो दोनों प्रीपोजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, और कंपटीशन में भी आते हैं, एग्जामिनेशन में तो आना ही आना। आप जो एग्जाम देंगे उसमें प्रीपोजिशन चुनने के लिए जब आता है सिंस फार का प्रयोग, इसमें कोई ना कोई आ ही जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसा समझा दिया हूँ 3-4 बार बोल करके कि आप इसको भूल नहीं सकते। तो मैं अब इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अच्छी तरह से बता चुका हूँ, और आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे और आपके दिमाग में बैठ भी गया होगा। आप जब वीडियो एक बार अब मेरा देखेंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। आप कॉल कीजिए, मैं आपका कॉल अटेंड करूंगा। यदि व्यस्त होऊंगा तो फिर बाद में मैं रिंग करके आ जाता हूँ, आपको मैं समझा दूंगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो। आप मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि उससे मेरे को ये पता चलेगा कि हमारे कितने कैंडिडेट फ्री में इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। मैं फ्री में सेवा दे रहा हूँ, इसको आप भरपूर आनंद लीजिए, भरपूर इसका लाभ उठाइए और अपने को इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट कीजिए। ओके, धन्यवाद।